सर्वप्रथम मां सरस्वती के चरणों में वंदन नमन। तदुपरांत बाहर से आए हुए हमारे अभिभावकगण, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे, मंच आसीन हमारे प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षिकाएं एवं शिक्षक, करणी सेना जिलाध्यक्ष श्री डग्गी राजा बुंदेला जी, मैं आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से हार्दिक वंदन एवं स्वागत करता हूं। बेटा शांति बनाए रखें। जैसा आप सभी लोगों को विदित है कि आज हम लोग जिस कारण से यहाँ उपस्थित हुए हैं, जिस कारण से हम लोग आज उपस्थित हुए, आप सभी लोग इस चीज से भली भांति विदित है। आज गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी का महोत्सव मनाया जा रहा है। देखिए, गणतंत्र दिवस का अर्थ होता क्या है? गण का अर्थ होता है जनता और तंत्र का अर्थ होता है एक शासन। देखिए, जो गणतंत्र होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो राज्य तंत्र होता है, एक गणतंत्र होता है। अब जो राज्य तंत्र होता है, राजतंत्र में ऐसा होता है कि राजा का पुत्र ही राजा बनेगा, चाहे वो योग्य हो या अयोग्य हो। इससे मतलब नहीं होता था, राजतंत्र में यही होता था कि राजा का पुत्र ही राजा की कुर्सी पर आके बैठेगा। वो उस समाज का, उस राज्य का कुछ कर पाए, उस भविष्य के बारे में सोच पाए, अन्यथा ना सोच पाए, लेकिन राजा का पुत्र ही राजा बनेगा, ये राजतंत्र होता। अगर हम गणतंत्र की बात समझें तो गणतंत्र जनता के द्वारा बनाया गया, जनता के द्वारा चुना गया, जनता के लिए एक ऐसा तंत्र जो जनता के लिए कार्य करे, उसे हम गणतंत्र कहते हैं। माननीय श्री भीमराव अंबेडकर जी ने हम लोगों को आज वो अधिकार दिए हैं जिनकी वजह से हम आज किसी भी पद पर पहुंच सकते हैं, किसी भी ऊंचे से ऊंचे पद पर पहुंच सकते हैं। इसमें जात पात का कोई भेद नहीं रह गया है। हमारा जो गणतंत्र है, जो हमारा संविधान है, हमारा संविधान 2 साल 11 माह 18 दिन में कंप्लीट हुआ, लगभग 64 लाख की इसमें खर्चा आया। हमारा संविधान देश का और विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और सबसे लचीला भी यही हमारा संविधान है, सबसे कठोर हमारे देश का संविधान। हमारे देश में शिक्षा को विभिन्न वर्गों में नहीं बांटा गया। आज कोई गरीब का, किसी भी जाति वर्ग या विशेष वर्ग का कोई बच्चा है तो उसको आरक्षण नहीं है। आप पढ़िए, आपको उच्च से उच्च पद मिलेगा, IAS रैंक मिलेगी। आप जिस राजनीतिक पद में जाना, राजनीति में जाना चाहते हैं, आप राजनीति में जाइए, आप व्यवसाय कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी काम पर आपको पाबंदी नहीं लगाई गई है। कि हमारे देश का संविधान है, जो हमारा देश हमें स्वतंत्र करता है कि हम किसी भी कार्य को करने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन स्वतंत्रता का लोगों ने गलत फायदा उठाया। स्वतंत्र हम लोग तभी हैं, तब तक हम लोग स्वतंत्र हैं जब तक कि किसी को हमारी भावनाओं से, हमारे वचनों से, हमारी वाणी से, हमारे काम करने के तरीके से किसी को आहत ना हो, किसी की भावनाओं को आहत ना हो, किसी जाति विशेष वर्ग को आहत ना हो। यहाँ पे उपस्थित सभी बाहर से आए हुए अतिथिगण एवं बच्चों, यदि मैं आज आप एक बात कहता हूँ पिछड़ा वर्ग की, तो पिछड़े वर्ग में लोग गलत लेके जाते हैं, यहाँ पे जनरल को कलेक्ट कर लेते हैं। मेरा पिछड़ा वर्ग से आशय इतना है कि जिन बच्चों के पास, जिन अभिभावकों के पास हम लोग एक जो मध्यम जीवन जी रहे हैं, उन लोगों से लेके मैं कहता हूँ पिछड़ा वर्ग, हम आप पिछड़े वर्ग हैं। यदि हम लोग जब कोई भी चीज सोचेंगे, हमारे बच्चे ने कुछ कहा कि पिताजी हमको यहाँ पढ़ना है और पिताजी ने कह दिया कि हाँ बेटा जाओ, जे ना पूछते, जे ना सोच के कि उसकी फीस क्या होगी, उस दिन पिताजी अगर कह रहे कि जाओ, उस दिन हमारे बीच से जो पिछड़े वाला शब्द है वो हट गया। हम लोग धन में पिछड़े हैं, मैं किसी जाति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे करणी सेना के जिलाध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ
कि मैं किसी जाति विशेष वर्ग को लेके नहीं कह रहा हूं। हम लोग यहाँ पिछड़ा वर्ग का अर्थ हमारा यही है कि हम लोगों के पास धन का अभाव है, हम लोगों के पास शिक्षा का अभाव है, हम लोगों के पास सुविधाओं का अभाव है। इन लोगों को हमको सुधारना है, जो कोई सुधारने के लिए नहीं आएगा। हम काम करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। पिछड़ा वर्ग का अर्थ है आप ब्राह्मण हमारी मदद करें, हम ब्राह्मण की मदद करें। एक छोटा दुकानदार है तो छोटा दुकानदार पिछड़ा वर्ग के लोग उनके पास जाए, छोटे दुकानदार के पास, तब जाके वो आगे बढ़ेगा। कहीं ना कहीं उसको एक कंपनी बनाएगा, कहीं ना कहीं आपके बच्चों को हायर लेके जाएगा, आगे लेके जाएगा। ये पिछड़ा वर्ग की मेरी परिभाषा है। लोगों की परिभाषा क्या है इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। आज आप देखेंगे कि चंद लोग हमारे देश को चला रहे हैं। 5% अगर देश की अर्थव्यवस्था 5% के लोगों के हाथ में है, मुट्ठी में है। हम लोग क्या करते हैं, साल में खेती करते हैं, पूरे साल भर मेहनत और लगन से हमारे बाबा सर्दियों में बिल्कुल घुसे रहते हैं पानी में, न ठंड की परवाह, न किसी चीज की परवाह, न शरीर पे अच्छे कपड़े, न स्वेटर, न कुछ नहीं है। और हम लोग क्या करते हैं, पूरे साल खेती करके जब फसल लेके आते हैं तो हमको कहीं भाव नहीं मिलता है, तो कहीं दाम नहीं मिलता है, कभी सूखा पड़ जाती है तो कभी कुछ हो जाती है। हम सरकारों के पास जाते हैं तो सरकार कहती है हम तुम्हारा कर्ज माफी करेंगे। कर्ज माफी से क्या होगा भैया, क्या होगा कर्ज माफी से? कर्ज माफी हमें विकलांग बना रही है, कर्ज माफी हमें विकलांग बना रही है। हमें कर्ज माफी नहीं चाहिए, हमको किसान कार्ड माफ नहीं करवाना है। आप हमको जिस घर में कर्ज है उसके घर में एक नौकरी दीजिए, हमको कर्ज माफी नहीं चाहिए। आप कर्ज कितना माफ करेंगे? 1,50,000, बहुत से बहुत 1 लाख। कितने दिन चलेगा 1 लाख? 1 साल, उसके बाद फिर आ जाएंगे उसी स्थिति में। तो हमको कर्ज माफी नहीं चाहिए है, हमको एक रोजगार चाहिए है जिससे 10,000 20,000 का आप हमें रोजगार दें सरकारी। आपने आने वाली सरकारों ने क्या किया, रोजगार को हटा दिया और बेरोजगार को ला दिया। जब हमको प्राइवेट नौकरियां ही करनी पड़ेंगी तो हम सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे क्यों? हमारे आरक्षण है कहां? क्यों पढ़ाई करें भाई? हम अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, 25-30 साल तक पैसा लगाते हैं, उसके बाद आके इधर आते हैं तो जब कोई नौकरी निकलती है, पद निकलते हैं, 1 लाख फॉर्म डालते हैं, 1 लाख करोड़। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं मान्यवर कि हमारे देश में रोजगार का क्या हाल है, कितना कम रोजगार है तो कितना बेरोजगारी। मैं इस मुद्दे पे बात करना चाहता हूं। मेरा सभी सरकारों से, ना मेरा बीजेपी से, ना कांग्रेस से, ना सपा से, ना बीएसपी से, किसी पार्टी से मेरा लेन देन नहीं है। मैं एक शिक्षक हूं और शिक्षा ग्रहण कराने वाला गुरु का कोई जात नहीं होती है, कोई जात नहीं होती है गुरु, क्योंकि गुरु के यहाँ पे पढ़ने वाले जो लोग होते हैं सभी धर्मों के होते हैं। तो हमें अपने आप को बेटा किस तरीके से बनाना है? देखिए, जब हमको 3 साल या 4 साल से पढ़ना शुरू कर देते हैं हम लोग, तो जब हमको पढ़ना ही है मान्यवर, तो क्यों ना उस काम को अच्छे से किया जाए भाई। जब आपको 20-25 साल तक माँ बाप किसी काम में कुछ हाथ बटाने ही नहीं देंगे, है ना, काम ही है आपका एक पढ़ना, एकमात्र काम है आपका, वो है आपकी पढ़ाई। और आपको पढ़ना और पढ़ना है आपको, तो क्यों ना इस काम को 100% मन से, 100% बुद्धि, 100% विवेक के साथ किया जाए। जब आप इस काम को 100% बुद्धि और विवेक के साथ करेंगे तो आपको सफलता कदमों चुमेगी, आपके कदम चुमेगी सफलता। आज हमको 2-2, 5-5 हजार की नौकरी अपने खर्चों के लिए या अपनी किसी इच्छा के लिए किसी से अपना हाथ को सुखड़ाना नहीं पड़ेगा। जब जेब गर्म रहेगी मान्यवर, तो दुनिया की सारी चीजें, दुनिया की हर दीपावली, हर क्रिसमस, जितने भी त्योहार हैं वो सारे आपके और आपके परिवार के, इतने
इतने सुखद बनेंगे कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और यह संभव है तो एकमात्र इसका रास्ता है वो है शिक्षा। शिक्षा एकमात्र इसका एक उपाय है। शिक्षा को इतने मन से ग्रहण करिए मान्यवर बेटा, मेरे नन्हे प्यारे बच्चे, इतने प्यार से ग्रहण करिए कि आपको आगे बढ़ने से कोई रोकने से पहले 100 बार और 1000 बार और लाख बार विचार आना चाहिए, क्योंकि आपके हाथ में पेन और कागज की कलम है, कलम की ताकत है। ज्ञान वो कुंजी है जो आपसे कोई चुरा नहीं सकता है। बताइए, ज्ञान किसी को पता है कि कितने किलो का ज्ञान होता है? आप किताब का वजन तौल सकते हैं, लेकिन उससे आपने जो सीखा है उसका वजन ना तौल सकते हैं, ना उसका आप मोल कर सकते हैं। जब आप किताब को परचेज करेंगे तो वो दुकान वाला जरूर कहेगा कि यह किताब 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 1000 रुपए की है, क्योंकि उसे अपना परिवार पालना है। लेकिन उससे जो आप सीखेंगे उसको कोई तौल नहीं सकता है, उसका कोई मोल नहीं लगा सकता है। वो अमूल्य है, ज्ञान एक अमूल्य चीज है। मेरा सभी अभिभावकों से निवेदन है कि शिक्षा के अर्थ को समझिए। हमारे बैठे हुए कुछ अभिभावक लोग आए हैं, मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ, शिक्षा में वो ताकत है। यदि हम लोग आज यहाँ तक आए हैं तो हमारे करणी सेना जिला अध्यक्ष जी कुंवर टक्की राजा कुंडेला जी हमारे पास के हैं। इनको मुख्य रूप से विदित है कि हम लोगों के पास सिर्फ एक ही क्षमता रही है, वो शिक्षा का। बताइए टक्की राजा जी सही कह रहा हूं मैं? हमारे पास सिर्फ एक ही ताकत रही है, वो शिक्षा की ताकत। और उस ताकत को मैं पूरे इस बिस्नारी की, ललितपुर की और भारत वर्ष की ताकत बनाना चाहता हूँ कि कोई भी किसी भी माँ बाप के अरमान अधूरे ना रहे। देखिए, माँ बाप पढ़ाते क्यों हैं? बच्चों के लिए। माँ बाप बच्चों के लिए पढ़ाते क्यों हैं? उनका एक ही उद्देश्य होता है कि कल के दिन जब मेरा बच्चा पढ़ लिख जाएगा तो मेरा बुढ़ापा सुखद करेगा। लेकिन आज के बच्चे सुखद क्या, उनके माँ बाप का बुढ़ापा सुखद बनाने की जगह असुखद बना रहे हैं और दुखद बना रहे हैं। मैंने जाके गाँव में देखा है कि जो पढ़े लिखे हैं ना लोग, हमारे धर्म का विरोध कौन करता है? जो ज्यादा पढ़ा लिखा होता है वही हमारे धर्म का विरोध। हमारे धर्म का विरोध अन्य धर्म के लोग नहीं करते हैं। अन्य धर्म के लोगों का तो काम ही है विरोध करना, दूसरे धर्मों का विरोध करना। लेकिन हमारे धर्म का विरोध सबसे पहले हमारे धर्म के ज्यादा पढ़े लिखे लोग करते हैं। आज मैं देखता हूँ हमारा नौजवान 18 साल 20 साल पार नहीं कर पा रहा, उससे पहले दारू में डूब गया, मदिरा में डूब गया, अन्य ऐसे कामों में डूब गया जो उसके भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। अगर आप इस शिक्षा को इसलिए आपने प्राप्त किया था तो आप पर धिक्कार है, और सबसे पहले उन माँ बाप पर धिक्कार है जिन्होंने अपने बच्चे की परवरिश पर ध्यान नहीं दिया कि आज उसका बच्चा उनको लात मार के घर से बाहर निकाल रहा है और अभद्र शब्दों से प्रयोग कर रहा है, सम्मानजनक कर रहा है। हमारे भविष्य का दुर्भाग्य है, हमारे माँ बाप का उनने बच्चों की परवरिश पर ध्यान नहीं दिया, इसका भुगतान उनको करना पड़ रहा है। मानने वाली चीज को समझना होगा आपको कि जब हमारा बच्चा रोता है, छोटा बच्चा होता है और रोता है तो क्या करते हैं? उसको फोन पकड़ा देते हैं, मोटू पतलू दिखाते हैं, डोरेमोन दिखाते हैं, डब्लू डब्लू दिखाते हैं। जब बच्चे को डब्लू डब्लू, डोरेमोन और मोटू पतलू दिखाओगे तो वो क्या सीखेगा? कभी आपने अपने बच्चे को हनुमान चालीसा का बुक दिया? मानने वाला पूछता हूँ आपसे, रामायण का पाठ कराया, महाभारत का पाठ दिखाया? नहीं दिखाया। जब बच्चा रोता है फोन पकड़ा दिया, पल्ले में दे दिया, बच्चे ने मोटू पतलू और डोरेमोन देखा। तो मोटू पतलू और डोरेमोन देखेगा, रामायण को नहीं देखेगा, महाभारत को नहीं देखेगा, गीता को नहीं पढ़ेगा, हनुमान चालीसा को नहीं पढ़ेगा। तो कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा बच्चा, जिससे समय हमको आवश्यकता होगी, हमें अपने बच्चे की, उस समय मेरा बच्चा मुझे साथ देगा, बुढ़ापे में जब मैं असहाय रहूंगा तो मेरा बच्चा मुझे साथ देगा? कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं अपने बच्चे की? आपने अपने बच्चे की परवरिश में
कमी रखी है, इसलिए आपका बुढ़ापा दुख में कट रहा है। बताइए मैं सही कह रहा हूं या नहीं? पूछना चाहता हूं मैं बैठे लोगों से, मैं सही कह रहा हूं या नहीं, है ना? यदि आप एक चरित्रवान अपने बच्चों को चरित्र का सुधार करेंगे, आप चरित्र की शिक्षा देंगे, आप चरित्र के बच्चे पर ध्यान रखेंगे कि मेरा बच्चा आज टोपी लेके आया है तो कहां से, मेरे बच्चे का खेलने का तरीका है तो क्या, मेरे बच्चे का सोचने का तरीका है तो क्या, मेरे बच्चे का पढ़ने का तरीका है तो क्या, मेरा बच्चा किसी पार्टी में घूमने जा रहा है तो किसके साथ, तो लोग कैसे हैं, क्या विचारधारा रखते हैं। एक छोटा सा एक कहानी है, लोग मानते भी हैं कि यदि सोनू शर्मा जी एक मोटिवेशनल स्पीच देते हैं, यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे, सोनू शर्मा जी के नाम से सर्च करेंगे। उन्होंने कहा कि आप अपने लोगों के, आपसे जुड़ने वाले जो आपके 5 मित्र हैं उनके आप नाम बता दीजिए, मैं उन 5 लोगों से मिल लूंगा और उनकी उन्नति से उन्होंने क्या करते हैं, क्या सोचना है, क्या सोच कर करते हैं, उनका तरीका होगा, मैं आपको बता दूंगा कि आप कितनी उन्नति कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि संगति का फर्क पड़ता है, संगति का असर होता है। जब संगति का असर होता है तो हमारे माँ बाप को ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा बच्चा किसके साथ है, किसके साथ पढ़ रहा है, किसके साथ खेल रहा है। कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जो अभद्र हो, जिसकी विचारधारा ठीक ना हो, जो चोरी करता हो, जिसका बात करने का तरीका सही ना हो। तो हमें अपने बच्चों को ऐसे बच्चों से बचाना है, ऐसे माहौल से बचाना है। आप कहते हैं अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं, क्या खाक इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं, घर पे जाने के बाद तो बोलते हैं तारे मोड़ा धरा, तो कैसे आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं? आप अपने बच्चे को बोलते अपना शुद्ध बुंदेलखंडी शब्दों का प्रयोग किया जाता है आप लोगों के द्वारा। मान्यवर, क्या मैं सही कह रहा हूँ? किसी की भावना को आहत हो तो मैं दिल की गहराइयों से क्षमा चाहता हूँ। जब तक आप अपने आप को नहीं सुधारेंगे तब तक आप आपका बच्चा सुधरने वाला नहीं है और आपके बच्चे का भविष्य सुधरने वाला नहीं है। यदि आपके बच्चे का भविष्य नहीं सुधरा मान्यवर, तो आपका भविष्य और आपका बुढ़ापा सही कटने वाला नहीं है। अपने भविष्य को सुधारना चाहते हो, यदि फल अच्छे चाहते हो तो उसकी पेड़ की जड़ों पे काम करना होगा। जितनी पेड़ की जड़ें गहराई में जाएंगी उतने अच्छे फल देगा, उतने मीठे फल देगा। अगर बबूल का पेड़ लगाओगे तो कांटा लगेगा और आम का पेड़ लगाओगे तो फल मिलेगा। ये आपको निश्चित करना है कि आपने बच्चे को बबूल का पेड़ बनाना है कि आम का पेड़ बनाना है। आम का पेड़ बनाओगे तो मीठे फल देगा और बबूल का पेड़ लगाओगे तो पांव में कांटे चुभेंगे। ये परवरिश है। अगर आपने अच्छी परवरिश की तो आपका बच्चा आम का पेड़ बनेगा और आपने अच्छी परवरिश नहीं की तो वही बच्चा बबूल के पेड़ में तब्दील हो जाएगा। आज मैं युवा अपने नौजवानों से पूछता हूँ कि आपको क्या करना है, तो बोलते साहब मैं तैयारी कर रहा हूँ एसएससी की, जीडी की, रेलवे की, बैंक की, है ना। ये करता है मेरा युवा। जब मेरा युवा भटका हुआ है तो मेरा देश कहीं नहीं जा सकता है। मेरे युवा को अपना लक्ष्य निश्चित करना होगा कि मुझे करना क्या है। मुझे बैंक में जाना है या रेल में जाना है या आर्मी में जाना है। अपना आप निश्चित करिए। पहले अपना लक्ष्य बनाइए, लक्ष्य के पीछे भागिए और इतना परिश्रम करिए, इतना परिश्रम करिए कि लक्ष्य को जो सफलता है वो आपके पीछे भागे और आप कहे मुझे आईएएस तो निकल गया, आईएएस नहीं चाहिए, इससे बड़ा नहीं। संभव होगा मानव, ये आप संभव करेंगे तो ये संभव तभी होगा जब आप एक लक्ष्य को निर्धारित करेंगे। और लक्ष्य निर्धारित आपके दिमाग में होता है, ना कि कॉपियों पर। पता चला कि आज मैंने लक्ष्य निर्धारित किया कि आईएएस बनना है, पेपर दिया फेल हो गया, नहीं भाई अब आईएएस नहीं बनना है, अब आईपीएस बनना है।
फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, कुल मिला के बच्चा पहुंचता है अपने घर। उठाना पड़ता है, खेती करना पड़ता है। देखिए, लक्ष्य बनाना बड़ी बात नहीं है, सपना देखना बड़ी बात नहीं है, सपने के ऊपर कार्य करना एक बड़ी बात है, उसको साकार करना बड़ी बात है। इस दुनिया में असंभव नाम का एक भी शब्द नहीं होता है। असंभव की क्षमता नहीं थी, असंभव की औकात नहीं थी कि संभव से टक लिया जाता। बताइए, पहले संभव आया कि असंभव आया? पहले संभव आया। मतलब कि कोई भी काम असंभव नहीं है। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को अत्यधिक समय ना लेते हुए विराम देना चाहता हूं। और किसी भी बच्चे, अभिभावक या कोई टीचरगण